मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है बायोलॉजी ऑफ नॉन कोडेट्स, उससे संबंधित आपके सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। आपको पता है अपने 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ताकि अपन 25,000 का टारगेट है वो पूरा कर सके। अब तो ज्यादा भी नहीं बचे, 900 सब्सक्राइबर ही अपने कम से कम बचे हुए हैं। तो आप सभी सब्सक्राइब कर दोगे तो अपना टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर प्रोडक्ट वो खरीद लो। डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, किसका लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, हमारी जो पीडीएफ है बायोलॉजी ऑफ नॉन कोडेट्स की, इसको पढ़ सकते हो। बस आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पर हिस्ट्री चैंपियन के जो पर पहुंच जाओगे और वहां पर पहुंचने के बाद में यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन दिखाई देगा आपको। इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कोने में सर्च वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, सर्च वाला ऑप्शन। और यहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है क्या, जूलॉजी। जैसे जूलॉजी सर्च करोगे, जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी बायोलॉजी ऑफ नॉन कोडेट्स की। जाकर इसको विस्तार से पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट को। पहला है प्राणी वर्गीकी के सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। 5 साम्राज्य वर्गीकरण की प्रणाली के बारे में चर्चा कीजिए। तो प्राणी वर्गीकी क्या होती है, उसके सामान्य सिद्धांत क्या होते हैं, उसके बारे में बताना। और 5 साम्राज्य वर्गीकरण प्रणाली के ऊपर आपको विचार करना है। क्या करना है, जो प्राणी वर्गीकी आपके सामने क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। और 5 साम्राज्य वर्गीकरण के बारे में आपको बताना है। टैक्सोनॉमी क्या होता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित होती है। टैक्सोनॉमी क्या होती है भाई, नाम से पता चल रहा, प्राणी वर्गीकी मतलब जीव विज्ञान जो बायोलॉजी की आपके सामने वो ब्रांच जो किसकी बात करती है, जीवों को पहचानने की काम करती है। कि भाई ये एनिमल है, भाई थारे घर में कोई टाबर है ना, कोई बड़ा की श्रेणी में है ना, कोई बुढ़ा की श्रेणी में आवा है ना, तो सबने अलग अलग बांट रखा है। के है जितना भी जीव जंतु है ना, उनने भी क्या करे जा, अलग अलग जगह बांट दिए जा। उनकी का नाम से जाना जाए, टैक्सोनॉमी का नाम से जाना जाए। जय थारो नाम है, जीव जंतुओं को भी नाम काट दियो और उनको वर्गीकरण भी करती हो। तो यही है जीव विज्ञान की वो शाखा जो जीवों की पहचान करते हैं, उनके नामकरण और वर्गीकरण के आधार पर होती है, उसी को टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इसके सामान्य सिद्धांतों में जीवों के बीच समानता और असमानता का अध्ययन करना शामिल है। इसमें क्या होता है, इसके सामान्य सिद्धांत हमें ये बताते हैं, इसके सामान्य सिद्धांत हमें बताते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं उनमें क्या समानता होती है, क्या उनमें क्या समानताएं होती है। जैसे दो व्यक्ति हैं, जैसे मनुष्य हैं, उनमें समान गुण देखने को मिलेंगे आपको। गाय है, उनमें समान गुण देखने को मिलेंगे। कबूतर है, उनमें समान गुण देखने को मिलेंगे। मछलियां, उनमें कुछ समान गुण देखने को मिलेंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पर अपन क्या कर रहे हैं, जो जीव हैं उनमें क्या समान गुण हैं और उनमें क्या अलग अलग भेदभाव देखने को मिलते हैं। सकल आपके सामने दो जीव हैं, है ना। अब मनुष्य है, अफ्रीका के आपके सामने मनुष्य का शरीर का स्ट्रक्चर अलग होगा और भारत वालों का अलग होगा, है अमेरिका वालों का अलग होगा, जापान वालों का अलग होगा। तो यही उनमें क्या क्या अगर समानताएं हैं वो भी बतानी है, और असमानताएं क्या उसके बारे में भी अपन टैक्सोनॉमी में समझते हैं ताकि उन्हें वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित क्या कर सके। कैसे अपन क्या कर सके, वैज्ञानिक रूप से हर चीज को अच्छे से समझ सकें। इसके लिए आपके सामने जो प्राणी वर्गीकरण किया जाता है उसको टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, टैक्सोनॉमी से जाना जाता है। वर्गीकी के मुख्य सोपान जगत किंगडम, संघ का फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली और आपके सामने वंश में बांटा जाता है। क्या होता है, सबसे बड़ा अगर आपके सामने जो वर्गीकरण होता है उसमें किस चीज में बांटा जाता है, किंगडम। क्या होता है, जगत, सबसे बड़ा जगत होता है। फिर फाइलम देखने को मिलता है। फिर क्या देखने को मिलता है, ऑर्डर देखने को मिलता है। फिर फैमिली और जीनस और स्पीसीज के नाम से देखने को मिलते हैं। तो ये ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, है ना। जाया करते भाई पहले आपका कोई ग्रह, पहले गैलेक्सी में रहा, है ना। गैलेक्सी में आपका कौन सा ग्रह की सोलर सिस्टम में रहा, फिर वो आपका कौन सा ग्रह में रहा, ग्रह में भी कौन सा कॉन्टिनेंट में रहा। इस हिसाब से बड़े से नीचे की तरफ अपन बांट रहे हैं। कॉर्लेसस लिनियस के ने द्विपद नामकरण बाइनोमियल नोमेनोकल्चर की शुरुआत की। आपके सामने कॉर्लियस लिनियन थे जिन्होंने क्या किया था, बाइनोमियल नोमेनोकल्चर की शुरुआत की गई थी। उन्होंने क्या किया,
प्रत्येक जीव के दो शब्द वंश और जाति से मिलकर बनाने। उन्होंने क्या किया, प्रत्येक जो जीव होते हैं उनके दो नाम, दो शब्द वंश और जाति से मिलकर बनाने का काम किया। समझ में आ गया? वंश आपके सामने जो जीनस और स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज से मिलकर उनका नामकरण करना शुरू कर दिया। 5 साम्राज्य वर्गीकरण, 5 एनिमल किंगडम्स क्लासिफिकेशन क्या होता है? R.H. विक्टेकर ने 1969 में क्या किया, अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का वर्गीकरण शुरू किया। मतलब उन्होंने क्या किया, सभी जीव जंतुओं को देखा, है ना, और उनको क्या किया, 5 भागों में बांट दिया। उनके अंदर जो खूबियां है उसके आधार पर उनको 5 भागों में बांटने का काम किया गया। उसी को 5 साम्राज्य प्रणाली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 5 साम्राज्य प्रणाली के नाम से मुख्यतः जाना जाता है। ये पूरी प्रणाली है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब आपके सामने जो कोशिका के आधार पे एकल कोशिका है या बहु कोशिकाओं के नाम से उनको जाना जाता है। शारीरिक संगठन, उनका शरीर कैसा है, उनका शरीर का संगठन कैसा है, समझ में आ गया? ज्योतिर्मय कैसी है उनकी, इन सब चीजों के आधार पे, और पोषण की विधि, वो खाना खाते हैं, खाने को ग्रहण करते हैं तो किस आधार पे ग्रहण करते हैं, उनके पोषण देने की विधि को उन्होंने क्या किया, इन सब चीजों को बांटना शुरू कर दिया। पहला है मोनेरा। सबसे पहले किसका नाम आता है? मोनेरा का नाम आता है। अब मोनेरा में क्या खूबियां होती हैं? इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया शामिल होते हैं। मोनेरा एक ऐसी प्रजाति होती है, मोनेरा आपके सामने एक ऐसी प्रजाति है जिसमें जितने प्रोकैरियोटिक मतलब जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होती है, क्या होती है, जिनमें आप सिंगल सेल देखने को मिलती है। सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस किसके अंदर आते हैं? मोनेरा के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं भाई? मोनेरा के अंदर आते हैं। जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब आपके सामने देखने को मिलते हैं। यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। प्रोटिस्टा, इसमें एकल कोशिकीय यूरोकैरियोटिक जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आते हैं। इसमें क्या होता है आपके सामने? एकल कोशिका। इनमें क्या होगा आपके सामने? देखो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर क्या होता है भाई, आपके सामने जो प्रोकैरियोटिक्स में उनमें न्यूक्लियस वगैरह डिफाइन नहीं होता है ना, सेल तो रहती है लेकिन न्यूक्लियस वगैरह आपके अंदर डिफाइन नहीं रहता, लेकिन इनके अंदर आपके जो है वो न्यूक्लियस वगैरह क्या रहता है, देखने को मिलता है। और इनमें आप बता नहीं कर सकते प्रोकैरियोटिक्स के अंदर कि भाई ये सेल है भी या नहीं है, इस तरीके का ऑर्गन रहते हैं। मतलब एक ही जगह बताया, मान लो को थैलो है, थैला में सामान उल्टो पुल्टो पड़े रहना, अया को शरीर रहे। प्रोकैरियोटिक्स जो प्रोटिस्टा क्या होता है, जिसमें एकल कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। कैसे जीव आते हैं? सिंगल सेल वाले यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे कोई अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब आपके सामने देखने को मिलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो डिफाइंड रहता है। क्या होता है? डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। एक आपके सामने जो केंद्रक है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अगले वाला फंगी, एक बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर जीव होते हैं। मतलब ऐसे जीव जिनके अंदर क्या होते हैं, एक से अधिक सेल देखने को मिलते हैं। किसके अंदर? फंगी के अंदर। और मर्तो परजीवी स्पेरोफाइटिक और यूरोटिक होते हैं, जिसमें काइटिन से बनी कोशिका होती है। जिसमें सेल किससे बनी होती है भाई, आपके सामने काइटिन से बनी होती है। समझ में आ गया? काइटिन जो प्रोटीन होती है उससे बनी होती है। अच्छे से एक एक पॉइंट याद कर लेना। मल्टी सेलुलर होते हैं, मर्तो परजीवी होते हैं, यूकैरियोटिक देखने को मिलता है, और काइटिन से इनकी क्या है, शरीर बना रहता है। इनका अलग अलग प्रकार की कलर की होती है, कोई नीली शिवाल देखने मिलेगी, कोई हरी देखने मिलेगी, कोई लाल देखने मिलेगी। अगले होते हैं पादप। कौन से होते हैं? पादप, प्लांटे। अगले वाली श्रेणी कौन सी आती है भाई, आपके सामने पादप या प्लांटे श्रेणी आती है। प्लांटे श्रेणी क्या होती है? ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी और बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब आपके सामने जो फंगी होती है ना, ये क्या करती है, दूसरों से अपना खाना सोख कर खाती है। पादप जो प्लांट होते हैं, जितने भी आपके सामने जितने भी जो अलग अलग प्रकार के प्लांट होते हैं, वो क्या होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। और बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होते हैं, और प्रकाश जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा खाना बनाने का काम करते हैं। अगले वाला है एनिमिलिया। जितने भी जीव जंतु हैं आपके अंदर, जिस श्रेणी के अंदर आते हैं वो कौन सा होता है? एनिमिलिया। एनिमल जो श्रेणी होती है उसके अंदर आते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हीटरोट्रोपिक होते हैं। क्या होते हैं? हीटरोट्रोपिक होते हैं, और जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। एनिमल में सेल वॉल नहीं देखने को मिलती है, प्लांट के अंदर सेल वॉल आपके देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपके सामने मनुष्य को जल्दी से परेशान थोड़ी कर सकता है, उन पर वार थोड़ी कर सकता है। लेकिन अब अपन तो हाथ से थप्पड़ मार दे किसी को, लेकिन पेड़ थोड़ी मार सकते हैं।
तो इनकी जो ऊपरी खार है वो थोड़ी मजबूत होती है, सेल वॉल इसीलिए देखने को मिलती है। यह प्रणाली पूर्ववर्ती प्रणालियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है, जो जीवों को विकासवादी संबंधों फाइलोजेनेसी को भी दर्शाने का काम करती है। अगले वाला प्रश्न है अकशेरुकी प्रणालियों का वर्गीकरण के आधार पे समिति, सिलोम और संगठन की व्याख्या करनी है। समझ में आ गया? नॉन कोडेट्स की, नॉन कोडेट्स प्राणियों का जो वर्गीकरण है वो कुछ मौलिक शारीरिक विशेषताओं पर आधारित होता है। क्या होता है? नॉन कोडेट होता है ना, जो नॉन कोडेट आपके सामने जो जीव जंतु होते हैं उनका वर्गीकरण उनका शरीर के, उनका जो शरीर है, मौलिक शरीर है, उनका शरीर का आकार कैसे है, उस आकार के आधार पे देखने को मिलता है। और उनका विकास कैसे होता है, वो जटिल जो विकास होता है उसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे भाई। पहला होता है संगठन का स्तर। संगठन का स्तर क्या होता है भाई? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस स्तर पे उनके शरीर की संरचना देखने को मिलती है। पहला होता है कोशिकीय स्तर पे, इनकी कोशिकाएं जो सेल होती हैं वो क्या होती हैं? आपस में कनेक्टेड रहती हैं। क्या होती हैं? आपस में कनेक्टेड रहती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन उत्तक नहीं बनाती हैं। क्या नहीं करती हैं? टिश्यू नहीं बनाएंगे, मतलब आपस में सेल जुड़ी हुई तो होंगी लेकिन आपके सामने साफ स्पष्ट दिखेंगे, टिश्यू नहीं बनाएंगे। अपने होते हैं ना शरीर, एकदम स्पष्ट शरीर होता है, इस प्रकार का इनका शरीर नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि पोरीफेरा, पोरीफेरा में कोशिकाएं आपस में जुड़ी तो होती हैं लेकिन टिश्यू नहीं बनाती हैं। उत्तक स्तर, कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तकों में संगठित होती हैं। क्या होती हैं? जो अलग अलग प्रकार की जो सेल होती है ना, उनके अंदर हर एक एक सेल को अपने काम में काम करने के लिए क्या होता है? अलग अलग काम, विशिष्ट कार्य करने के लिए संगठित होते हैं, एक जगह इकट्ठित होती हैं। जैसे कि सिलेंट्रेटा, कौन सा? सिलेंट्रेटा, वो उसका उदाहरण है। उत्तक स्तर पे सभी चीजें आपके सामने क्या रहती हैं? उत्तक स्तर पे सारी चीजें वो बिखरी होती हैं। इसका उदाहरण होता है सिलेंट्रेटा। क्या उदाहरण होता है? सिलेंट्रेटा इसका उदाहरण होता है ना। हर एक काम करने के लिए अलग अलग कोशिका होती है इनके अंदर। अंग तंत्र स्तर, अगले वाला क्या होता है? उत्तक, छोटे छोटे, अब क्या होगा? टिश्यू बनना शुरू हो गए। अब टिश्यू मिलकर क्या बन जाएंगे? ऑर्गन्स बन जाएंगे, और फिर पूरा का पूरा एक तंत्र बन जाता है। जैसे लंग्स बन जाएंगे रेस्पिरेशन के लिए, है ना। जैसे एनेलिडा और ऑर्थोपोडा के अंदर क्या होता है भाई? आपके सामने जो पूरे के पूरे ऑर्गन होते हैं, हर एक एक छोटे छोटे काम करने के लिए। तो पहला ऐसा स्तर है जिसमें टिश्यू नहीं होते हैं, दूसरे में टिश्यू बन जाते हैं, और तीसरे में टिश्यू से ऑर्गन बन जाते हैं। अच्छे से समझ में आया आपको? अगले था समिति। समिति में क्या होता है? असिमिति होता है। शरीर को किसी भी तल के दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, जैसे स्पंज। सबसे पहले नॉन सिमेट्रिकल। नॉन सिमेट्रिकल क्या होते हैं? जिनको भाई आपके सामने उनका शरीर कोई ऐसे ही है, ऐसे कोई आकार ही नहीं है, मतलब समझ में आ गया? उनको आप दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। उस प्रकार के जो आपके सामने शरीर होते हैं उनको किसके नाम से जाना जाता है? असिमेट्री के नाम से जाना जाता है, नॉन सिमेट्रिकल। और स्पंज इनका उदाहरण होते हैं। कौन इसके उदाहरण होते हैं? स्पंज इसका उदाहरण होते हैं। अगले वाला होता है रेडिकल। रेडियल का क्या उदाहरण होता है? शरीर के केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली किसी तल को दो समान भागों में बांटा जा सकता है। मतलब हाइड्रा ऐसे वाला शरीर है, ऐसे वाला शरीर मान लो एक बार इस प्रकार दो भागों में बांट दिया। कोई जानवर का आपके सामने ऐसा शरीर है, गोल मटोल शरीर है, दो भागों में बांट दिया, तो इस प्रकार का शरीर होता है रेडियल शरीर। वही होता है जिसमें क्या करोगे? न्यूक्लियस को आप क्या कर सकते हो? दो अलग अलग भागों में बांट सकते हो। उसी को किसके नाम से जाना जाता है? रेडियल शरीर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हाइड्रा इसका उदाहरण होता है। कौन इसका उदाहरण होता है? हाइड्रा इसका बहुत अच्छा उदाहरण होता है। अगला होता है बाइलेटरल, द्विपार्श्व समिति। द्विपार्श्व समिति क्या लेती है? बाइलेटरल क्या होती है? शरीर को केवल एक ही ऊर्ध्वाधर तल से दाएं व बायां हिस्से में आप बांट सकते हो, मतलब सिर्फ दो हिस्से में बांट सकते हो। क्या करते हैं? दो हिस्से में आपके सामने बांट देते हो। उसको आपके सामने क्या कहा जाता है? जो बाइलेटरल के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? यहाँ पर इस हिसाब से बांटा जाएगा जैसे किसी जानवर का इस प्रकार का शरीर है, मतलब स्टार वगैरह के शेप का अगर कोई भी जानवर का शरीर है उसमें रेडियल देखने को मिलेगी भाई, है ना। यहां से बांट दिया, समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार का शरीर होता है जिनको आप क्या कर सकते हो? तल से दो भागों में बांटा जा सकता है। सिलोम या कैविटी, यह देह भित्ति व आहार नाल के बीच में गुहा होती है। क्या होती है? सिलोम क्या होती है? देह भित्ति और आहार नाल के बीच में जो शरीर पाया जाता है उसको सिलोम के नाम से जाना जाता है। एसिलोमेट, एसिलोमेट क्या होता है? देहा गुहा का पूर्ण अभाव देखने को मिला, मतलब देहा गुहा होती नहीं है। क्या नहीं होगी? देहा गुहा पूरी तरीके से होती नहीं है। जैसे प्लेटेहेमथलिसिस, समझ में आ गई? प्लेटीहेमथलिसिस है, इनके अंदर देह गुहा बिल्कुल नहीं पाया जाता है, शरीर पूरा का पूरा नहीं देखने को मिलता है। अगले वाली होती है कूट गुहा। कूट गुहा क्या होती है?
सूडो क्लेमेट के नाम से जाना जाता है। गुहा होती है लेकिन मेसोडर्म का अस्तित्व नहीं होता है। क्या नहीं होता है? गुहा तो होती है, सिलोम तो होगी, लेकिन उसके अंदर मेसोडर्म्स का अस्तित्व नहीं देखने को मिलता है। अगले वाला है यूसिलोमेट। यूसिलोमेट क्या होता है? वास्तविक देह गुहा जो मेसोडर्म से आस्तरित होती है, जैसे कि एनालिंडा से इकाइनोडर्मेटा, एनालिंडा से जो इकाइनोडर्मेटा होती है उसमें यूसिलोमेट देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है अकशेरुका प्रणालियों के प्रमुख संघों की विशेषताओं वर्गीकरण के आधार पे बताइए। अब क्या होती है अकशेरुका प्रणालियों में, उनकी शारीरिक संरचना कैसे होती है और उनके विभिन्न संघों को अपन विस्तार से देखेंगे। पहले वाला पॉइंट है संघ प्रोटोजोआ। कौन सा उदाहरण है? संघ प्रोटोजोआ। संघ प्रोटोजोआ में क्या होता है भाई आपके सामने? यह एक प्रकार का एकल कोशिकीय जीव है। कैसा है? सिंगल सेल वाला जीव है। कैसा जीव है? सिंगल सेल वाला आपके सामने क्या है? आपके सामने एनिमल है, सिंगल सेल वाला एनिमल है, जिसका इसका उदाहरण क्या है? एमीबा। वर्ग कौन सा है? सर्कोडाइना। इनका क्या आपके सामने वर्ग कौन सा है? सर्कोडाइना देखने को मिलता है। प्रोटोजोआ क्या होता है? एकल कोशिकीय जीव होता है। कैसा जीव होता है? जिसके अंदर सिंगल सेल पाई जाती है। कैसी सेल पाई जाती है? सिंगल सेल है वो पाई जाती है प्रोटोजोआ के अंदर। अगला है प्रोफेरा। प्रोफेरा के अंदर क्या होता है भाई आपके अंदर? छोटे छोटे छिद्र युक्त बहु कोशिकाएं पाई जाती है। मतलब ये शरीर है, इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे। जैसे आपके अंदर वो नहीं देखा होगा आपने, जो बर्तन मारने वगैरह का जो आता है ना स्पंज, जिसमें अगर आप पानी में डुबो दोगे तो पूरा पानी का बन जाएगा। फिर उसको आप क्या कर दोगे? उसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको दबाओगे तो आपके सामने सारा पानी निकल जाएगा। तो इस प्रकार के होते हैं पोरिफेरा, जिसके अंदर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिसमें पानी अंदर भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है। इसमें कनाल तंत्र होता है, जिसे कैलकेरिका व हेक्साकिटोनेडेटा के नाम से जाना जाता है। पोरिफेरा के ये उदाहरण है भाई, कैलकेरिया और हेक्साकिटोनेडेटा। अगला है संघ सिलेंट्रेटा। संघ सिलेंट्रेटा में क्या होते हैं? इसमें डंक मारने वाली कोशिकाएं आती है, मतलब डंक मारते हैं। समझ में आ गया? जैसे एंथ्रोजोआ और हाइड्रोजोआ, ये क्या करते हैं भाई आपके? कोई भी जानवर है जिनके डंक लगे होते हैं, और कोई जानवर जब इन पर अटैक करता है तो डंक मार देते हैं। अगले वाला है संघ प्लेंटेहेम्थलिजिस। ये चपटे कर्मी होते हैं। अक्सर आपने ऐसे नहीं कहा था कि मिट्टी नहीं खानी चाहिए, आपके पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। तो इस प्रकार के जो कीड़े होते हैं वो प्लेंटेहेम्थलिजिस में देखने को मिलते हैं। अक्सर ये परजीवी होते हैं, मतलब दूसरे जीवों पर अपना भोजन करने के लिए निर्भर रहते हैं। वर्ग इसके अंदर आता है टेबलेरिया और ट्रिम्टोडा। अगला होता है संघ एस्केलेम्थिस। संघ एस्केलेम्थिस में क्या होता है? ये गोल कर्मी होते हैं, मतलब चपटे कर्मी नहीं होते, बल्कि गोल गोल कलर के आपके सामने क्या होते हैं? कीड़े होते हैं। इसमें कूट गुहा होती है, और वर्ग इनका क्या होता है? नेमिटोडा इनका वर्ग होता है। कौन सा होता है आपके अंदर? नेमिटोडा। नेमिटोडा इनका क्या होता है? आपके सामने वर्ग होता है। संघ एनेलिडा की बात करें, इनका शरीर खंड युक्त होता है। इनका शरीर कैसा होगा? अलग छोटे छोटे भागों में बटा होगा। मेटामेरेसिस होगा। क्या होगा? मेटामेरिक शरीर होगा इनका। कैसा शरीर होगा? मेटामेरिक शरीर होगा। वास्तविक सिलोम होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? शरीर के अंदर सिलोम देखने को मिलता है। वर्ग होता है इनका पोलिकेटा और ओलिगोकिटा। क्या होता है? पोलिगोकेटा और ओलिगोकेटा, इनके अंदर वर्ग देखने को मिलता है। एनेलिडा इनका उदाहरण है। क्या उदाहरण है इनका? एनेलिडा इनका उदाहरण होता है। अगले वाले हैं संघ ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा संघ है, मतलब जितने भी संघ है उसका सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा। इसमें संधियुक्त जॉइंट पैर होते हैं। कैसे पैर होते हैं भाई ऑर्थोपोडा के? आपके सामने नाम जैसा वैसा ही नाम है। इसके अंदर इंसेक्ट पाए जाते हैं, मक्खी, मच्छर, है ना? आपके सामने इस प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, जिनके पैर एक साथ जुड़े रहते हैं, वो संघ ऑर्थोपोडा में आते हैं। और सबसे बड़ा संघ है भाई, सबसे बड़ा आपके सामने संघ है। अच्छे से ये पॉइंट भी याद कर लेना है, प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इनमें काइटिन और कंकाल देखने को मिलता है। क्या होता है इनके अंदर? काइटिन मिलेगा। क्या मिलेगा? काइटिन मिलेगा, या फिर कंकाल मिलता है। क्या मिलता है? कंकाल है वो मिलता है। संघ मोलस्का, इनका शरीर कोमल और कैल्शियम के खोल से ढका होता है। इनका शरीर किससे ढका हुआ रहता है? कोमल। इनका शरीर एकदम क्या तो रहता है? कोमल रहता है, या फिर कैल्शियम से बना रहता है। कैल्शियम की वजह से क्या हो जाएगा? थोड़ा कठोर होता है, जैसे कि गैस्ट्रोपोडा और सेफेलोपोडा।
संघ इकाइनोडर्मेटा की बात करें, इसमें जल संवहनी देखने को मिलते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। जैसे एस्टेरिडा तारा मछली होती है, उसके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा पानी आने जाने का पूरा तंत्र वो देखने को मिलता है। इसको इकाइनोडर्मेटा के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 2 की तरफ। प्रोटोजोआ में गमन, प्रसारण, नियंत्रण व प्रजनन के वर्गीकरण के बारे में बताइए। मतलब प्रोटोजोआ होता है, उसमें गमन क्या होता है, प्रसारण नियंत्रण क्या होता है और प्रजनन क्या होता है, उसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। जो प्रोटोजोआ होता है वो एकल कोशिकीय जीव होता है। मतलब प्रोटोजोआ होता है उसमें क्या होती है, सिंगल सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक ही सेल देखने को मिलती है और एक ही कोशिका सभी जीवन क्रिया करती है। सिंगल सेल देखने को मिलती है, वही एक सेल क्या करती है, सारे के सारे जीवन की, उनकी जिंदगी की जितनी जो प्रक्रिया होती है उन सबको कौन करती है, आपके सामने प्रोटोजोआ की जो सिंगल सेल है वही सारा का काम करती है। अब गमन कैसे होता है इनमें, भाई लोकोमोशन, मतलब चलते फिरते कैसे हैं। प्रोटोजोआ का गमन विशिष्ट अंगकों के द्वारा होता है, जो उनके शरीर के अंदर जो अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं उनके द्वारा लोकोमोशन देखने को मिलता है। पहला होता है सूडोपोडिया, कोशिका द्रव्य के प्रभाव से बनते हैं, जैसे अमीबा हो गया। मतलब कूटपाद क्या होते हैं भाई, जो कोशिका द्रव, जो सेल लिक्विड होता है उस सेल लिक्विड से आपके सामने बनते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या होता है, अमीबा इसका उदाहरण होता है। कसामिका फ्लैगेला, चाबुक जैसी संरचना देखने को मिलती है। मतलब जो कसाबिका होती है इसमें चाबुक जैसी संरचना होती है, जैसे युगलेना। क्या इसका क्या उदाहरण होगा, युगलेना इसका उदाहरण होगा। क्या उदाहरण होगा इसका, युगलेना इसका उदाहरण देखने को मिलता है। समझ में आ गया। अगले वाले क्या होते हैं आपके सामने, पक्षाभ, छोटे छोटे बाल वाली संरचना। मतलब शरीर होगा उसपे छोटे छोटे बाल लगे होते हैं, उसके सहारे ये चलते रहते हैं, पैरामीशियम। आपने देखा ना प्रसाद में कीड़े आते हैं वो आते हैं। परासरण नियंत्रण की बात करें, मीठे पानी में प्रोटोजोआ में जल को संतुलित बनाए रखने के लिए जो संकुचनशील रिक्तिकाएं देखे पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं के अंदर बढ़े हुए अतिरिक्त जल को एकत्रित करती हैं। क्या करती हैं आपके सामने, परासरण नियंत्रण क्या होता है, जो मीठे पानी में जो प्रोटोजोआ होती है उनका जल को, उनके अंदर जितना भी आपके जो पानी है, वाटर होता है, उसको नियंत्रण करने के लिए क्या होती है, अलग अलग प्रकार की जो संकुचनशील रिक्तियां देखने को मिलती हैं। ये कोशिकाएं क्या करती है भाई, अंदर से बढ़े हुए ज्यादा जल, अगर जल की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ गई है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। क्या करते हैं, अंदर बढ़े हुए पानी को नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं और समय समय पर कोशिकीय भित्तियों के पास जाकर बाहर निकाल देती हैं, और जो सेल वॉल होती है उसके पास जाकर वो पानी बाहर निकाल देती है। भाई पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और बाहर निकालने को यो तरीका है। यदि ऐसा ना हो तो परासरण के कारण कोशिकाएं फट जाएंगी, और ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाने से भाई क्या सेल ज्यादा स्वेलिंग कर जाएंगी और उनके फटने का भी खतरा होता है। इस चीज से ये बताया, इस चीज से बचाने का तरीका होता है परासरण नियंत्रण का तरीका। समझ में आ गया। परासरण नियंत्रण ये होता है, शरीर में अगर ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसकी जो कॉन्ट्रेक्शियल वोक्यूल्स पाई जाती हैं वो सेल वॉल के कोशिका भित्ति के पास जाकर पानी को बाहर निकाल देते हैं। तो ये पानी जीव है वो पानी छोड़ते रहते हैं, क्योंकि जलीय जीव अगर पानी में रहेंगे तो ज्यादा नुकसान इनको पहुंच जाएगा, इनकी सेल है वो फट जाएंगे। प्रजनन कैसे करते हैं, प्रोटोजोआ में लैंगिक व अलैंगिक दोनों विधियां पाई जाती हैं। प्रोटोजोआ लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है और नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, दोनों रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखने को मिलते हैं। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन, जहां एक कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ जाए। मतलब अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहां आपके सामने एक कोशिकाएं दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में बढ़ जाती है, उसी को किसके नाम से जाना जाता है, आपके सामने अलैंगिक प्रजनन के नाम से जाना जाता है, बाइनरी फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बाइनरी फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। बहुविखंडन, मल्टीपल फ्यूजन प्रतिकूल स्थिति में होता है। पहले तो क्या होगा, एक हाइड्रा है ना, एक प्रोटोजोआ है, वो क्या करेगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। अधिकतर तो ये देखने को मिलता है, लेकिन अब क्या होगा, कोई ऐसी विषम परिस्थिति है वहां से 2 या 3 भागों में भी ये बट जाता है। मल्टीपल इसके अंदर जो फ्यूजन भी देखने को मिलता है। लैंगिक प्राइमेशियम में कंजक्शन पाए जाते हैं, जहां पर दो जीव अस्थायी रूप से जुड़कर अनुवांशिक पदार्थ का गमन करते हैं। क्या करते हैं, ये अपने जीन ट्रांसफर करते हैं। दो सेल होंगी, वो आपस में क्या करेंगे, आपके सामने दो न्यूक्लियस आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे और एक दूसरे का जो क्या होता है, जो जीन होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है दो न्यूक्लियस से, उसके बाद में क्या जाता है, एक न्यूक्लियस पूरा बन जाता है। उसको किसके नाम से जाना जाता है, कंजक्शन के नाम से जाना जाता है, कॉन्ग्यूनेशन के नाम से। हाइड्रोजोआ में बहुरूपता की व्याख्या कीजिए, कोरल, श्रिप और उसके मेथों का बारे में वर्णन कीजिए। तो हाइड्रोजोआ है उसमें बहुरूपता की क्या होती है उसके बारे में बताना है, कोरल, रिप्स वो उसके मेथों के बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है।
संघ सिलेंट्रेटा विशेष रूप से हाइड्रोजोआ का एक जाति के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक रूप से जॉइंट्स पाए जाते हैं। क्या होता है, जो संघ सिलेंट्रेटा होता है ना, उसके एक ही प्रजाति के अंदर अलग अलग प्रकार के जो शरीर के अंदर क्या पाए जाते हैं, जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। और सबका कार्य अलग अलग होता है। क्या होता है, सब अपने अपने कार्य अलग अलग रूप से करते हैं। इनको बहुरूपता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बहुरूपता। समझ में आ गया, हर का अपना अपना अलग अलग काम होता है, उसके नाम से इसको जाना जाता है। पहले होते हैं पोलिप, ये बेलनाकार, स्थिर व अलैंगिक रूप से होते हैं। क्या होता है, इनका काम पोषण देना और सुरक्षा देना। पोलिप क्या होता है, बेलनाकार, इस प्रकार के स्ट्रक्चर का इनका शरीर देखने को मिलता है, बेलनाकार तरीके का, और स्थिर होंगे, स्टैटिकल होंगे, और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इनका मुख्य काम क्या होता है, पोषण, जो आपका जो जितना भी खाना वगैरह है उस पोषण को स्टोर करना और सिक्योरिटी प्रदान करना, सुरक्षा देना। मेडुसा क्या होता है, छतरी नुमा और स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लैंगिक रूप होता है। मेडुसा क्या होता है, छतरी नुमा एक इनके शरीर का अंग होता है, और स्वतंत्र रूप से तैरने वाला आपके सामने क्या है, एक लैंगिक रूप देखने को मिलता है। ओबिलिया जैसे उपनिवेशों ने पोलिप और पेडुला जैसी अवस्थाओं की बारी बारी, उनके अंदर क्या है, ये सब चीजें बारी बारी रूप से आती रहती हैं। इनके उदाहरण की बात करें, कोरल रीफ, मूंगे चट्टाने समुद्री जीवों में कोरल रीफ द्वारा स्वायत्त कैल्शियम कार्बोनेट के कंकालों से बनी होती है। मतलब कोरल रीफ समुद्र के किनारे आपने देखा होगा, अपना जो मेडागास्कर के किनारे काफी जगह होती है, मालदीव जैसी जगह है, वहां पर क्या होते हैं, जो तटीय किनारे होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, रंग बिरंगे पत्थरों से चुने हुए बने हुए थे। तो वो भी आपके सामने कहते हैं एक प्रकार का समुद्री जीव होता है, जिनके ऊपर के शरीर किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बना हुआ होता है। और ये कैसे, खारे पानी के जो समुद्र होते हैं ना, उसके अंदर कोरल रीफ है वो अक्सर देखने को मिलती हैं। जैव विविधताओं की बात करें, कोरल रीफ को समुद्र के वर्षावन के रूप में कहा जाता है। कोरल रीफ को क्या कहा जाता है, कोरल रीफ्स को समुद्र के वर्षावन कहा जाता है, क्योंकि ये हजारी समुद्री प्रजातियों को क्या देते हैं, आवास देती हैं। भाई आपके सामने जो ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वर्षावन होते हैं, वहां पर क्या होता है, बहुत सारे जीव जंतु एक साथ देखने को मिलते हैं। ऐसे कोरल रीफ जहां पर लगी होती है ना, वहां पर क्या उसके नीचे अलग अलग प्रकार की मछलियां, है ना, केकड़े, ये सब क्या उसके अंदर अपना क्या घर बना लेते हैं, उनको सुरक्षित जगह मिल जाती है ना, कोरल रीफ पर। तो इसीलिए बहुत प्रकार के जो अलग अलग प्रकार की जो जीव विविधता है उसको फैलाने का काम करते हैं कोरल रीफ। तटीय सुरक्षा, ये चट्टाने समुद्री लहरों और तूफानों की वेग को कम करने और तटों को कटाव कराने से बचती हैं। जो कोरल रीफ क्या करते हैं आपके सामने, जो भाई तट का किनारा है उस पर अगर पत्थरनुमा चीज होगी तो क्या होगा, पानी वापस बहकर चला जाएगा, अगर मिट्टी होगी तो सीधा का सीधा पानी घुस जाता है। तो इसी तरीके से चक्रवात के समय या तूफानी जो लहरें आती हैं, तूफानों को वेग कम करने का काम करती हैं, और जो तट होते हैं ना उनका भी कटाव कम करते हैं। क्या करते हैं, जो तटीय किनारा होता है उसका भी धीरे धीरे क्या होता है, आपके सामने किनारे कम कटाव करते हैं। अगले वाला पॉइंट है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व क्या होता है आपके सामने, यह पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र होता है। किसका, टूरिज्म का। यह टूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र होता है। इसमें कई प्रकार के औषधीय गुण वाले पौधे पाए जाते हैं। क्या, अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो औषधीय गुण वाले पौधे पाए जाते हैं, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, वेद वगैरह के रूप में, जो आयुर्वेद के रूप में यूज कर सकते हैं। परिस्थिति संतुलन, कार्बन चक्र को, यह जो कोरल रीफ होती है ना, यह आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को सोखने के लिए भी काम में आती है। अब लास्ट वाले पर्सन की तरफ अगर अपन बात करें, टीनिया सोलियम क्या होता है, एस्केरिसिस क्या जीवन चक्र होता है, उसके बारे में आपको बताना है। टीनिया सोलियम और एस्केरिसिस का जीवन चक्र के बारे में आपको बताना है। टीनिया सोलियम, जिसे फित्ताकृमि भी कहा जाता है, एक द्विपोषी डाइजेनेटिक परजीवी होता है, जिसका प्राथमिक रूप से पोषक मनुष्य व द्वितीय पोषक सुअर होते हैं। देखो ये क्या होता है, टीनिया सोलियम क्या होता है, एक प्रकार का कीड़ा मान सकते हो आपके सामने, और कर्मी बोलते हैं जिसको। ये क्या होता है, शरीर में चला जाता है कोई मनुष्य के, है ना, और वहां पर जाकर क्या कर देता भाई, उसके डाइजेशन वगैरह के अंदर रहता है और अपना भोजन भी बना लेता। मनुष्य के भोजन के सारे अपना पोषण है वो करता रहता है। इसका जीवन चक्र कैसे चलता है, मनुष्य की आंतों में वयस्क टीनिया अंडे देते हैं और मल के साथ बाहर आते हैं। ये क्या कर देते हैं, कोई भी बड़ा आपके आंतों में जाकर रह जाएगा और वहां पर क्या करेगा, अंडे देने लग जाएगा, अंडे दे देगा और खुद मलमूत्र के सारे बाहर आ जाएगा, और वहां पर क्या उसके बच्चे धीरे धीरे जन्म लेना शुरू कर देते हैं। इन अंडों को सुअर खा लेते हैं और ये ओको स्पेयर लार्वा में बदल जाते हैं। इन अंडों को सुअर वगैरह खाकर क्या, बस सुअर आपके सामने मलमूत्र का सेवन करते हैं, इसलिए क्या होता है, इनको सुअर खा लेते हैं और ओको स्पेयर लार्वा में बदल देते हैं। सुअर की मांसपेशियों में आपके सामने
इसकी स्कर्ट्स ब्लैडर वॉर्म्स अवस्था में रहते हैं, मतलब सुअर की मांसपेशियों में पाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो सुअर के जो आपके सामने जो शरीर होता है ना, उसके अंदर ये देखने को मिलते हैं। अध पका गिजली सुअर का मांस खाने से संक्रमण मनुष्य तक भी पहुंच जाता है। अगर आपने आधा पका हुआ अगर ये मांस खा लिया तो इसमें क्या होता है, टीन या सोडियम है, वो आपके सामने नमक कीड़ा आपके शरीर में भी जा सकता है। परजीवी अनुकूलन की बात करें, पैरासाइट एडेप्टेशन की बात करें, अंगों की संरचना, इनके पोषण से चिपकने के लिए हुक और चूसस सकर्स होते हैं, मतलब इनका शरीर ऐसा होता है, चिपकने के लिए तो इनके पैर पाए जाएंगे और चूसने के लिए इनको क्या है, सकर्स आपके सामने ऑर्गन होते हैं, उनसे ये भोजन है वो सोखते रहते हैं। पाचन तंत्र का भाव, इनकी पोषण की आदतें सीधे पचे हुए भोजन को त्वचा द्वारा अवशोषित करता है। इनका शरीर में कोई पाचन तंत्र की चीजें नहीं मिलती, जैसे अपने शरीर में होता है ना, वैसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। ये सीधे क्या है, पचा पचाया भोजन को क्या करते हैं, आपके सामने खाते हैं। मजबूत क्यूटिकल, इनकी भारी त्वचा टेग्यूमेंट पोषक व पोषक जो पाचक रस होते हैं उनकी रक्षा करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, इनकी भारी त्वचा होती है, वो आपके सामने क्या करते हैं, पोषक जो पाचक रस होते हैं उनकी रक्षा करने का काम करते हैं। अत्यधिक प्रजनन क्षमता, परजीवी होने के कारण मृत्यु की संभावना अधिक होती है, मतलब इनके क्या होता है, पैरासाइट होने के कारण इनकी क्या होती है, मृत्यु होने की, इनकी मौत होने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इनके जनन अंग विकसित होते हैं और लाखों अंडे पैदा करने की क्षमता होती है। क्या करते हैं, जनन बनाते हैं और बहुत सारे लाखों अंडे देते हैं। तो बच्चों, ये आपका जो पेपर था बायोलॉजी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स का मैंने पढ़ा दिया है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।